गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप एक बार फिर जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ में, जिसमें आपने सीखा था भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास में हमने पढ़ना स्टार्ट करा था प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत की स्टार्टिंग करते हुए हमने आपको समझा दिया था पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जिसमें हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंडोन सभ्यता, ये कब कब कैसे बोली गई होंगी, क्या इनके कारण रहे होंगे, वो हम आपको समझा चुके थे। कल हमने अपने अंतिम वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से सभ्यता का अंत रहा होगा, क्या क्या सभ्यता के अंत होने के कारण रहे होंगे और क्या क्या हम इसे सही रूप से मानेंगे। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने कल आपसे कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपको जो पढ़ना होगा वो होगा वैदिक काल। तो वैदिक काल की स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है, आखिर वैदिक काल क्यों स्टार्ट हुआ होगा और सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ अंत हुई होगी, दोनों को आपस में जोड़ते हुए वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से आप समझेंगे कैसे कैसे आर्यों का आगमन हुआ होगा, क्या सही रहा होगा कि आर्य के आने की वजह से ही इस सभ्यता का अंत माना जाता होगा। सबसे पहले अगर बात करें हम आर्यों की, तो आर्य का अर्थ क्या होगा, आर्य कहाँ से आए थे, क्या प्रमाण है इनके आर्यों के आने का भारत में, क्या इनका व्यवसाय रहा होगा आर्यों का, आर्य किस तरीके से जो है यहाँ पर खेती किया करते होंगे, खेती करने के साथ साथ क्या इनका और कोई भाग रहा होगा, वो सारी की सारी बातें आज हमें अपने वीडियो में सीखनी है। कल हमने आपको बताया था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होने का कारण, सबसे बड़ा कारण आपको यही बोला होगा कि आर्य जब भारत में प्रवेश करे होंगे तो शायद जो है ये लोग जो है पलायन कर गए होंगे वहां से। क्या रहा होगा देखते हैं। कल बोला था हमने आपको सबसे पहले आर्य, अगर आर्य के अर्थ की बात करें हम, आर्य के अर्थ के बारे में बताया था, जो लोग अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, कुलीन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे होंगे, श्रेष्ठ होंगे, उन्हें हम आर्य बोलते हैं। आपको मैंने बताया था कि हिटलर ने भी अपने आप को आर्य बोला था, स्वयं को आर्य बोला था। तो आर्य का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। आर्य के अर्थ के बारे में बात करेंगे। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ ऑब्लिक अच्छा, इन दोनों का अर्थ ही आर्य होता है। मैंने आपसे बोला था कि हिटलर ने भी बोला है। इसके साथ साथ जब हम महाभारत देखेंगे तो महाभारत में भी हमें देखने को मिलेगा, ये सभी लोग अपने आप को आर्यपुत्र बोलेंगे। ठीक है, अब आर्य आए कहां से थे। आर्य के आने का अगर जो है हम ये भाग सोचें तो ये मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करे थे। मध्य एशिया से इनका प्रवेश करने का क्या कारण रहा होगा भारत की तरफ को, अगर हम बात करें तो जब ये मध्य एशिया से भारत की ओर आए होंगे और भारत में इन्होंने प्रवेश करा होगा तो इनका कारण जो हमें पढ़ने को मिलता है, वो सबसे बड़ा कारण पढ़ने को मिलता है, ये मवेशी लोग थे। मवेशी का मीन हो गया ये गायों का पालन किया करते थे, गाय का पालन किया करते थे। अपनी गायों को चराते हुए ये भारत की तरफ को बढ़े होंगे, इस एशिया के इस पार्ट में बढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि ये कबीला बना के रहा करते थे, कबीलाई समाज रहा होगा उनका, और ये पूरे के पूरे कबीले में जो है गायों को इकट्ठा करके अपना पूरा कबीला लेकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ को बढ़ते रहते होंगे। जिसमें कि आपको ये देखना होगा कबीला ये किस तरीके से क्यों आगे बढ़ाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस क्षेत्र में इन्होंने ये गए होंगे उस क्षेत्र में जितने भी जो है गाय को चराने के लिए भूमि रही होगी उसमें ये चरा लेते होंगे। जब ये खत्म होने वाली होती होगी तो वो एरिया को छोड़कर ये दूसरे एरिया में पहुंच जाते होंगे, फिर दूसरे से तीसरे एरिया में पहुंच जाते होंगे। इस तरीके से ये भारत की तरफ को प्रवेश करे होंगे, जहां इन्हें एक सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगी। ये जब भारत में प्रवेश करेंगे तो इन्हें भारत में क्या चीज जो है सबसे पहले दिखाई देगी। मैंने आपको, अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान होगा कि पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब का मतलब है 5 नदियों का आप, तो 5 नदियों का मिलन, यानी 5 नदियां जहां पाई जाती हैं वो पंजाब क्षेत्र देखा है आपने। 5 नदियां कौन कौन सी हैं, शायद पांचों नदियां आपको याद होंगी, आप पढ़ चुके हैं। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, SBRJC, SBRJC। एस फॉर सतलज, बी फॉर ब्यास, लिख दे रहा हूं मैं आपको। एस फॉर हो गया आपका सतलज, बी फॉर हो गया आपका ब्यास, आर फॉर हो गया आपका राबी, जे फॉर हो गया आपका झेलम, और सी फॉर हो गया आपका चेनाब। ये 5 नदियां तो रही होंगी और 5 नदियों के साथ में 2 नदियां और मिल गई होंगी, तो सप्त सिंधु प्रदेश करके बोला गया होगा। 2 नदियां कौन कौन सी हैं, अगर बात करें तो आगे भी एस जोड़ दें और पीछे भी एस जोड़ दें। तो एक तो हो गई आपकी सिंधु, तो आपने देखो 6 नदियों के नाम पढ़ा दिए मैंने आपको।
पहले 5 नदियां पंजाब वाली हो जाएंगी आपकी। 5 नदियां पंजाब वाली आपको बता दी, SBRJC। SBRJC का मतलब हो गया S फॉर सतलज, B फॉर ब्यास, R फॉर रावी, J फॉर झेलम और C फॉर चनाब। ये पंजाब वाली 5 नदियां हैं। इसके साथ में अगर बात करें, पहली सिंधु हो जाएगी और लास्ट वाली आप जोड़ देंगे सरस्वती के साथ में, जो अब जो है ट्रांसपेरेंट हो गई है, जो हमें पता नहीं चल रही, सरस्वती इनविजिबल जो मानते हैं हमें। तो इस तरीके से ये सप्त सिंधु प्रदेश में जब ये भारत में प्रवेश करे होंगे तो इन्हें ये भारत का क्षेत्र ऐसा लगा होगा कि ये तो बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। क्यों? ये नदियों के किनारे बसने वाला क्षेत्र है, जिसकी वजह से खेती वगैरह देखी होगी इन्होंने, बहुत ज्यादा जो हरियाली देखी होगी, तो पशुओं का जीवन इन्होंने बहुत आसान समझा होगा। और जब ये इधर प्रवेश करे होंगे तो हमने आपको पढ़ाया था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो लोगों की इन्होंने सभ्यता देखी होगी तो वहां तो इन्हें रहन सहन भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये लोग ग्रामीण थे, गांव में रहा करते थे, झाड़ फूस की जो है झोपड़ी बना के रहा करते थे, और इन्हें यहाँ पे मिल गए होंगे पक्के मकान। तो इस वजह से भी जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी उसका जो है अंत माना जाता है। इन लोगों के आने की वजह से ये अपना पूरा झुंड लेकर आते होंगे, कबीला लेकर आते होंगे और ये वहां पर रुक गए होंगे, जिसकी वजह से उन लोगों ने पलायन कर लिया होगा। तो सबसे मेन कारण हम इस तरीके से पढ़ते हुए आते हैं, जो आर्यों का हमने आपको बताया। आर्य कौन थे उसका मतलब समझ में आ गया, मध्य एशिया से उसका मतलब समझ में आ गया। मवेशी लोग थे, ये गाय का जो है पालन किया करते थे। एक क्षेत्र में पहले अपने चराया करते होंगे ये जानवरों को, उसके बाद दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाते होंगे, इसी प्रकार तीसरे क्षेत्र में पहुंच जाते होंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा क्या वजह रही होगी भारत में रुकने की। 5 नदियां पंजाब वाली और 2 नदियां आपकी सिंधु और सतलज। इन 7 नदियों का जो सप्त सिंधु प्रदेश बनता होगा वो बहुत ज्यादा उपजाऊ रहा होगा। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब इस चीज की प्रमाणिकता की बात करें, ये प्रमाणिकता क्या है इसकी। देखिए सबसे पहले 2 अर्थ बताते हैं। एक वर्ड मैंने बहुत पहले बोल दिया अभी, कबीला। कबीले का अर्थ क्या होता है, कबीला कैसे मिलकर बनता है। शायद आपने देखा तो होगा फिल्मों वगैरह में कि कबीला, कबीले का मतलब बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो गया जिसमें एक सरदार होता है उनका। तो कबीला बनता कैसे है, जैसे कि अगर आज वर्तमान में बात करें तो अगर एक लड़का और एक लड़की की बात करें, अगर जैसे कि एक लड़का हो गया बॉय और एक हो गई गर्ल, जब ये दोनों की अगर शादी हो जाएगी तो शादी होने के बाद इस लड़के का पूरा परिवार और प्लस इस लड़की का पूरा परिवार दोनों एक साथ मिलकर रहने लगते थे। जब दोनों एक साथ मिलकर रहने लगते होंगे तो लोगों की संख्या का ग्रुप जो होगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो कबीला कहलाता था उस समय। तो लड़के और लड़की के जो शादी होने के बाद जो पूरा परिवार रहेगा, जो पूरा खानदान रहेगा, वो एक साथ जो मिक्सअप हो जाता होगा, तो उस चीज को हम कबीला बोलते होंगे। ये बात कबीले की भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे, इस चीज की क्या प्रमाणिकता मिलती है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना। एक जर्मनी के बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं जिनका नाम था मैक्स मूलर। मैं आपको नाम लिख दे रहा हूं, जर्मनी के हैं ये, जर्मनी के एक फिलोसोफर हैं जिनका नाम मैंने बताया आपको मैक्स मूलर। वो इस चीज की प्रमाणिकता देते हैं। अब वो इस चीज की प्रमाणिकता किस तरीके से देते हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने इस चीज को साबित किया कि 2 चट्टानें पाई गई हैं, 2 पत्थर पाए गए हैं, 2 अभिलेख पाए गए हैं। आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को, इन्होंने भी कहां से बताया होगा। 2 अभिलेख पाए गए हैं। तो पहले अभिलेख की बात करें अगर, तो इसका नाम है बोगज कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगज कोई अभिलेख। ये एक तरीके की चट्टान है जिस पर लिखा हुआ है बोगज कोई अभिलेख। और इस अभिलेख पर अगर बात करें तो क्या चर्चा की गई है, इस अभिलेख पर 2 राजाओं के युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। जब उस युद्ध की समाप्ति की गई होगी, जो इस पर लिखा हुआ है, जब इस युद्ध की समाप्ति की गई होगी तो उससे हमें यह मालूम पड़ता है कि 4 भगवानों की कस्में खाई गई हैं उस पर, जो बाद में वेदों में उनका जिक्र होगा। तो ये जो अभिलेख पाए गए मध्य एशिया के भाग में पाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात हमें यह आइडिया लगता है कि उसमें जब इन लोगों के बीच में संधि हुई होगी तो 4 भगवान की, 4 ईश्वरों की कस्में खाई गई हैं, जिसमें इंद्र भी हैं, अश्विन भी हैं और भी हैं 2। तो उनकी जो है कस्में खाकर ये पता चलता है कि ये मध्य एशिया में जो अभिलेख पाए गए हैं वो भारत में इन भगवानों को बाद में पूजा गया है। तो इसका मतलब ये वही लोग थे जो यहां पर भी इन भगवानों के बारे में जिक्र रहा होगा बाद में। तो पहला आपका बोगज कोई अभिलेख से जानकारी मिलती है। दूसरा है आपका कस्सी अभिलेख, ये इराक का अभिलेख है, ध्यान रखेंगे आप, ईरान का कस्सी अभिलेख। कस्सी अभिलेख का मतलब आप समझ जाएंगे कहां का अभिलेख है, ये ईरान का अभिलेख है आपका।
आपको ये बात याद हो जाएगी। कस्सी अभिलेख, ईरान का अभिलेख है, इन दोनों अभिलेखों पर चर्चा की गई है। मैक्स मुलर ने इस बात की जो है जानकारी हमें यहां से देते हैं कि आर्य भारत में बाद में आए हैं, पहले ये मध्य एशिया में रहा करते होंगे और यहाँ पर आने के बाद उन्हीं धर्म को, उसी चीज को आगे इन्होंने बढ़ाया होगा जो हम आज अपने आप को आर्यपुत्र मानते हैं। ये बात जहां तक मैं आइडिया लगाता हूं आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि मैंने आपको क्या बताया। फिर एक बार समझ गए आर्य का मतलब कहां से आए थे, मवेशी थे, गायों का पालन करते थे। ये भी ध्यान रखना इन लोगों की अमीरी गरीबी जो जोड़ी जाती थी वो इन गायों के पालन की वजह से जोड़ी जाती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होंगी वो उतना ज्यादा अमीर माना जाता था। ये बात आपकी बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी। उनका कारण मैंने बता दिया, क्यों ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आते होंगे, भारत में इन्हें क्यों जो है आसान लगी होगी सारी चीज इस वाले क्षेत्र में, वो आपको नदियों के नाम बता दिए। उसके बाद हमने आपको बता दिया कबीला क्या हुआ करता था, कहां से इनकी प्रमाणिकता मिलती है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद मैंने अभी आपको बीच में बोल दिया, क्योंकि इनके रहन सहन की अगर बात की जाए तो इनका रहन सहन अगर आपसे पूछ लिया जाए आर्यों का, तो ग्रामीण रहा होगा। भाई ग्रामीण रहा होगा, झाड़ फूस की झोपड़ी बना के रहते होंगे, तभी तो ये उसे छोड़कर जो है अगले क्षेत्र में पहुंच जाया करते होंगे। और भारत में आके इन्होंने देखा एक तरीके से नगर मिल गया इन्हें, और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पहली नगरीकरण थी, पूरे संसार में कहीं नहीं थी ऐसी, तो इस वजह से ये यहाँ पर हो गए होंगे। इनका रहन सहन आपसे अगर पूछ ले कि आर्यों का रहन सहन कैसा था, तो आप तुरंत बता देंगे ग्रामीण रहा होगा। ठीक, इसके साथ में अगर बात करें व्यापार किस तरीके से करते थे ये, तो व्यापार के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे वस्तु विनिमय रहा होगा व्यापार। अपनी चीजों को किसी को दे देते होंगे और उससे दूसरी चीज ले लेते होंगे अपने उपयोग की। तो व्यापार की बात करेंगे आप तो क्या बताएंगे, वस्तु विनिमय रहा है। आई थिंक मैं समझता हूं ये बात भी आपके क्लियर हो गई होगी। जितनी बात आप समझते जा रहे हैं वो याद होती जा रही है आपको। व्यापार वस्तु विनिमय रहा होगा, रहन सहन ग्रामीण रहा होगा, यहाँ आके शहरी रूप में बस गए होंगे। फैमिली परिवार की बात करें तो परिवार इनका ज्वाइंट फैमिली रही होगी। पालन की बात करें तो मवेशी पालते होंगे, गायों का पालन करते होंगे। लोग बाग उस समय ये भी देखा गया है कि अपने आप को धनवान बनाने के लिए, अपने आप को ज्यादा अमीर बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे की गायों को चुराया भी करते थे। गायों को चुराया भी करते थे, गायों की हत्या भी कहीं देखने को मिली है। इसलिए एक वर्ड यूज किया गया है, उस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। एक वर्ड यूज किया गया है अघन्य, अघन्य वर्ड यूज किया गया है। इसका मतलब है गायों को ना मारना, कि गायों को आप नहीं मारेंगे। तो अघन्य वर्ड उस समय यूज किया गया होगा, गाय को ना मारना। ये भी क्लियर हो गया आपके। मैंने कहा गायों की चोरी हुआ करती थी उस समय, गायों की चोरी, तो उस समय चोर को जो बोला करते थे पड़ी बोला करते थे, पड़ी। ये बात याद करेंगे आप। तो गायों को चोर को क्या बोला करते थे, पड़ी बोला करते थे। गायों को ना मारने को बोला करते थे अघन्य। व्यापार आपको मैंने बता दिया। इसके साथ साथ अगर आपको करें वस्तु विनिमय करते होंगे। खान पीन में क्या रहा होगा इनका, तो खान पीन में जब मवेशी पाला करते थे तो इनका खान पीन दूध दही का रहा होगा। खान पीन कैसा रहा होगा, दूध और दही। इस बात को याद कर लेंगे आप। तो इतनी बात अभी आपको आर्यों की क्लियर हो गई। कल हम आपके लेक्चर जब पढ़ाएंगे तो कल आके लेक्चर में बताएंगे इनके जीवन में किस तरीके से ये वेशभूषा धारण करते होंगे और किस तरीके से आगे जो है वैदिक काल ये स्टार्ट करेंगे। तो वैदिक काल स्टार्ट होने के समय से और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने के समय को बीच में हमने जो आर्यों का टाइम पीरियड रहा होगा वो आज हमने सीख लिया। कैसे हमें ये पता चली कि भारत में आर्य आए होंगे वो हमने सीख लिया। आर्य किस तरीके से रहते थे वो सीख लिया। आर्य भारत में क्यों रखे वो सीख लिया हमने। आर्यों का मेन व्यवसाय क्या था वो भी सीख लिया। जीवन किस तरीके से था, रहन सहन कैसे था, वो सारा का सारा पता चल गया। 2 अभिलेख के बारे में सीख लिया हमने जो अभिलेख पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट बनेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कल मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।